karma will find you anywhere in this universe. 6th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। टैरो और एस्ट्रोलॉजी ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? अगर कुंडली मिली होती है तो उसके गुण यही बताते हैं कि ये ग्रह इनके सारे मैच हो रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों के अंदर। हाँ, ये सब चीज़ें आप कैसे देखती हैं? एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे देखता है? ये कितना एस्ट्रोलॉजी से क्योरेबल है? कि बच्चों को सबसे पहले भगवान पे फेथ दिलाओ। अगर उसमें संस्कार होंगे बचपन से तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा, उसको भगवान पे फेथ आ जाएगा। तो एक तो एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। कर्म का रिफ्लेक्शन ग्रह है, ग्रह का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ की फेजेस। क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ कार्मिक रिलेशन हो सकता है और वो इंसान आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मिला हो? बिल्कुल पॉसिबल है। कार्मिकली होता है कि आपकी एक शादी नहीं 2 शादियां लिखी हैं इस जन्म में। ये हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया, लेकिन एक तेल का दिया जलाओ फ्रेम पे हनुमान की और फिर करो। फिर आपको 21 दिन में फायदा नहीं दिखे तो आप बोलना मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 9 पीपल के झाड़ अगर आप प्लांट करते हो आपके पास्ट के हर जन्म के पाप धुल जाएंगे। 9 पीपल ट्रीज। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो और जो हमारा साइंटिफिकली ये मेथड पूरा काम कर रहा है, कैसे मॉडर्न तरीके से काम कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन इसका कैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस सारी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं टैरो रीडर नीता बेरा जी। नमस्कार। नमस्कार, हाउ आर यू सुप्रिया? मैं बहुत अच्छी हूँ। हम आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ जी नीता जी, सबसे पहले हम अपना पूरा सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, टैरो और एस्ट्रोलॉजी ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? सबसे पहले तो मैं माय ज्योतिष और अमर उजाला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और पुराने एम्प्लॉयज़ को मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ स्टूडियो में। और मेरे सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। ओके, मेरे सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत साल पहले थोड़ा इंट्यूशन मुझे ऑलरेडी था और स्पिरिचुअल भी मैं बहुत ज़्यादा थी एवरेज से। तो जब हम लोग छोटी छोटी बातों में डीप जाते हैं और लोगों को नहीं समझ में आता था मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ इंट्यूशन मुझे समझ में आता था सामने क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो ज़माना अलग था। हमारे पेरेंट्स ने कभी बहुत मुश्किल से ये पता होता था कि कौन से स्कूल और कॉलेज में और कितवीं में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या बनना है या क्या करना है लाइफ में, वो तो बिल्कुल अलग ही थी बात। और हम लोग जैसे लड़कियां होती हैं तो बहुत पेरेंट्स मेरे फ्री थे, एडुकेटेड थे, तो हमको बहुत फ्रीडम से बड़ा किया कि बाहर निकलो तो ही सीखोगे, लेकिन चूल्हा चक्की भी आना चाहिए। और यंग एज में टिपिकल इंडियन फैमिलीज प्लस थोड़ा ऑफ कोर्स फ्रीडम था। और इस वजह से लर्निंग वाज वेरी इजी। लर्निंग के लिए फ्रीडम बहुत था, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट था मुझे। सो नीता जी, क्योंकि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है लोगों को हील करने में, किसी भी तरह से रहा हो, चाहे वो अपनी प्रेडिक्शंस के थ्रू रहा हो, चाहे वो रेमेडीज़ के थ्रू रहा हो, इतने लोगों को आपने अभी तक अपनी प्रेडिक्शन से हेल्प किया है, तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे केसेस बहुत आते रहते होंगे। और अभी जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों के अंदर। हाँ, ये सब चीज़ें आप कैसे देखती हैं? एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे देखता है? ये कितना एस्ट्रोलॉजी से क्योरेबल है? 100% क्योरेबल है। अच्छा। सोसाइटी बहुत खतरनाक दिशा में मुड़ रही है डेफिनेटली, और बहुत डरावनी चीज़ है ये जी, क्योंकि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। मैंने 6th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है पढ़ाई को लेके। एट द सेम टाइम अट्रैक्शंस और उनको डाइवर्जन्स बहुत हैं बच्चों को। मोबाइल हाथ में दे दिया है। 2nd 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के पास मोबाइल होता है आजकल, और उनको गेम्स खेलना हमारे से ज़्यादा अच्छा आता है कि यूट्यूब कैसे खोलना है, काम कैसे करना है, हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है मोबाइल पे। और फिर वो लोग आदी हो जाते हैं। आज का जो डेटा बोल रहा है एवरेज बच्चा 4 से 5 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो भले 8th स्टैंडर्ड का हो, 6th स्टैंडर्ड का हो या कॉलेज का बच्चा हो। तो इसके आप सोचो वो 5 घंटे तो पढ़ाई तो नहीं देख रहा होगा, वो मोबाइल पे गेमिंग भी कर रहा होगा, चैटिंग भी कर रहा होगा अपने
फ्रेंड्स के साथ, और उसका एक सोशल सर्कल और एसोसिएशन इस तरह के हो रहा है कि पीयर प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे कि उसने ये गाड़ी ली है, उसके फादर के पास ये है, वो लोग फॉरेन यहाँ पे ट्रिप पे गए हैं, और ये सब उनके सोशल मीडियाज़ पे होता है, फोटोज़ होते हैं, कंपैरेटिव लाइफस्टाइल हो गई है, कंपैरिजन्स हो रहे हैं बच्चों में, और वो एक बहुत फियर फैक्टर है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में स्किल्स इंपॉर्टेंट है, स्किल्स डेवलप करो अगर फ्री टाइम है तो। आपके पास फ्री टाइम है तो बच्चों को अपनी टैलेंट्स पे फोकस करने को बोलो, स्पोर्ट्स पे फोकस करने को बोलो कि जिस तरह से उनकी डी स्ट्रेस हो जावे। पढ़ाई के स्ट्रेस के साथ पढ़ाई का डी स्ट्रेसिंग वो लोग मोबाइल यूज़ करने से कर रहे हैं और वहाँ से डाइवर्ट हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इसका एंड ही है जो भी आजकल सोसाइटी में हमको दिख रहा है कि बच्चों की बैग में गन मिलना या मारपीट कर देना स्कूल्स के बच्चों के बीच में, और कॉलेज में तो कुछ भी हो रहा है आजकल, ड्रग्स से लेके आप कितनी भी डरावनी बातें सोच सकते हो वो सब हो रहा है। तो डरावना तो सोसाइटी का हाल है ही बहुत। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि माँ बाप जैसे ही मैंने इस हद तक बताया है टॉक शोज़ में कि जैसे ही पता चलता है कि बेटियों की शादी हुई है, एक गर्भ संस्कार की किताब गिफ्ट दो उसको, बाकी सोना चांदी कम दो, और कि जैसे भी वो प्रेग्नेंट हो को वहीं से संस्कारों की उपलब्धि होगी, वो वैसे ही बच्चे को पालेगी उन संस्कारों में, खुद भी सीखेगी, बच्चों को भी सिखाएगी कि भले ही जॉब करें वो लोग। जी, आपने क्योंकि अभी संस्कारों की बात करी है तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत अब हम सुनते हैं कार्मिक, एक वर्ड आता है कि हाँ, कार्मिक हाँ, आपके रिलेशंस हैं या कार्मिक आपके पेंडिंग कर्मास हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो क्योंकि आप प्रेगनेंसी के बारे में आपने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ये कर्मास होते हैं ये भी आपका आगे का लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे रहने वाली है, या मदर के कर्मास, फादर के कर्मास भी बच्चे को इम्पैक्ट करते हैं? हाँ जी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा। माँ बाप का किया बच्चे भुगतते हैं। अच्छा। और बच्चे कहाँ से आते हैं, उनकी आत्मा कहाँ से आती है, वो हमारे एंसेस्ट्रल सोल्स ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, डीएनए में जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो देखो स्वभावें हैं, नक्शे हैं, नाक नक्शे, आदतें हैं, हम लोग नहीं बोलते ये उसके जैसा है, ये दादा के पे गया है, ये बुआ पे गया है। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उन्हीं की आत्माओं के जीन्स इनमें हैं और डीएनए में है, डीएनए में प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली कि ये डीएनए ग्रैंड पेरेंट्स को मैच करता है ग्रैंड चिल्ड्रन का। तो और बहुत सारे ओल्ड सोल्स ही वापस जन्म लेके हमारी फैमिली में आते हैं, हमारे ही सगों में से, वो चाहे सास ससुर हों या दादा दादी हों या परदादा पर नाना जो भी हो, मौसा मौसी बुआ फूफा। तो यही सोल्स हमारे गोल गोल क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ भी लेना देना बाकी है तो आ गए। तो जिनको ये अगर एक्सेप्टेंस नहीं है या ये ज्ञान नहीं है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है फैमिली में तो ये हमारे पूर्व कर्म है, अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो बहुत झगड़े होंगे। जी, एक्सेप्टेंस होगा तो अपने आप सोच लोगे कि हाँ कुछ लेना देना बाकी को दे के जान छुड़ाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नीता जी, इसी में एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल को लेकर, हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, हम इन सब चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ, कि प्रोफेशनल लाइफ में हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस है, हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन है किसी ना किसी बात की, चाहे वो उसके टारगेट्स हो सकते हैं, चाहे वो उसके काम को लेकर हो सकते हैं, या फिर कंपटीशन को लेकर हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपको कोई रेमेडीज़ जो जेनरिक तौर पर सजेस्ट करनी हो, जो कोई भी कर सकता है कि भाई ये एक चीज़ कर लो, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, तो ऐसी क्या रेमेडीज़ हम मान सकते हैं? ये मैं हर दर्शकों को विनती करती हूँ कि बच्चों को सबसे पहले भगवान पे फेथ दिलाओ, कि उनको ये समझाओ कि है दुनिया में एनर्जीज काम करती हैं, उसका नाम आप भगवान रखो, सूर्य रखो, चंद्र रखो, या पवन पुत्र हनुमान रखो, या पानी की एनर्जी शिवा रूल करते हैं तो या गंगा माँ को प्रे कराओ, जो इसको भी प्रे कराना है, लेकिन उनको प्रार्थना करना सिखाओ। जैसे ही
थोड़ा होश आ जाए, 6 महीने के बच्चों को भी, कुछ जैन फैमिलीज़ हैं, मारवाड़ी फैमिलीज़ हैं, आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो एक बच्चा जैसे 40 दिन का हो जाता है यात्रा पे लेके जाते हैं। तो ये अगर उसमें संस्कार होंगे बचपन से तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा, उसको भगवान पे फेथ आ जाएगा, ये एक बात हो जाएगी। सेकंड बात ये आ जाएगी कि उसको अगर स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ होगा तो वो कभी भी डरेगा नहीं किसी भी सिचुएशन से। लाइफ में कोई भी बड़ी सिचुएशन आने दो, उसको एक बात मालूम है मेरे अच्छे के लिए ही होगा, थोड़ा समय लगेगा, तकलीफ वाला दिन आएंगे लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे। क्योंकि आप अगर नेचर से ही सीखो, मैं कुछ दिन पहले मसाई मारा में थी, नेशनल रिजर्व अफ्रीका में, केनिया में, और वहाँ के एनिमल्स से मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो लोग हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं। लायन भले अकेला रहेगा लेकिन लायनेसेस 10-12 साथ में जाके हंट कर रही थी वो, और 2-2 के ग्रुप्स बना के कॉर्नर कर रही थी एनिमल्स को। हम लोग ने किल भी देखा, बुरा लगा, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी देख के इतनी मोटिवेट हो गई मैं। हाथियों को देखा, छोटे बच्चों को वो लोग वेट करेंगे जब तक वो धीरे धीरे आएगा नहीं, उसकी पूंछ पकड़ के उसको लेके जाएंगे, साथ में रखेंगे लेकिन अकेला नहीं छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए भी, जब तक वो अपने आप बड़ा हो जाए। फिर भी कम्युनिटी लिविंग में वो बिलीव करते हैं। डियर्स को देखा, गजल्स को देखा, इवन ज़ीब्रास को देखा। वहाँ के वो लोग विल्डर बीस्ट बुलाते हैं, जो हमारी नील गाय की तरह होते हैं। हर एक माइग्रेट कर रहे थे तो बहुत झुंड में कर रहे थे, लाखों की तैनात में एक साथ में, सेरेंगेटी से मसाईमा। तो ये सीखने को मुझे मिला कि ये लोग कभी प्लानिंग नहीं करते कि कल क्या खाएंगे, लेकिन फूड है सबके लिए इस दुनिया में। हाथी हमेशा, या सब ये लोग साथ में रहते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। लायनस जाके हंट करेगी लेकिन लायन पहले खाएगा, तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उसमें से ये सीखने को मिला। ज़ीब्रा बहुत ऊपर से ही खाएगा, नीचे झुकेगा नहीं कभी भी। तो ऑलवेज हैव हाई गोल्स इन लाइफ। हर सनसेट के बाद में नेक्स्ट डे हम लोग निकलते थे, सनराइज दिखती थी। तो हर मुश्किल के बाद आपको सुविधा मिलेगी, हर मुश्किल के बाद आपको समस्या भी मिलेगी उस मुश्किलात की। तो डरो मत, इनसिक्योरिटी नहीं रखो लाइफ में कि कल क्या होगा या फ्यूचर में बच्चों का क्या होगा। बच्चे अपने नसीब लेके आए हैं, वो अपने संस्कार अच्छे दोगे तो अच्छे कर्मों की वजह से अच्छा फल भुगतेंगे। क्योंकि हर आदमी जो बोएगा वही पाएगा। आप एक चीज ये समझ के चलो, सिर्फ संस्कारों को लेके चलो, ज्ञान को लेके चलो, तो आपकी लाइफ सेफ है। चाहे फिर वो जॉब मिले या नहीं। ये छोटी सी एक मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ जॉब को लेके। जब जॉब की बातें आपने की तो एक इंटरव्यू में बंदा जा रहा है और वहाँ वो अपने पिताजी के साथ रहता था। थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। और हमेशा उसका फादर थोड़ा ओल्ड स्कूल था, ये मॉडर्न MBA बच्चा, पढ़ा लिखा है। उसके फादर बोलते थे तू अभी 5 मिनट नहीं था रूम में, लाइट क्यों ऑन है, ये देख कारपेट तू थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक कर उसको, किताबें खुले रख के मत सोया कर, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके सो। उसको नैगिंग लगती थी ये सारी बातें, लेकिन वो बचपन से सुनता था तो उसकी आदतें भी हो गई। उसके दिमाग में ऐसा था जैसे ही मेरे को जॉब मिल जाएगा मैं अलग मेरा रेंट पे घर ले लूँगा और निकल जाऊँगा, मुझे पिताजी के साथ नहीं रहना है, बहुत नैगिंग करते हैं। फिर वो जॉब के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसने देखा। लेकिन जैसे एंटर हुआ उसने देखा कि एक कारपेट मुड़ी हुई थी, ठीक की उसने। फिर पैसेज की बत्ती जली हुई थी स्टेयरकेस की, तो उसने बंद की वो स्टेयर। कुर्सियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी तो उसने ठीक लगा दी। मेज़ पे कुछ रखा हुआ था तो उसने बंद कर दिया। फिर उसका लास्ट में टर्न आया तो उसको पूछा सीधा इंटरव्यूज़ ने, तुम कब ज्वाइन कर सकते हो। उसने बोला लेकिन आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और मेरे को पूछा भी नहीं कुछ आपने। तो बोलते हैं हम लोगों को ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो वैल्यू करे हमारी कंपनी की, जिसमें अच्छे संस्कार हों, जिसमें अच्छी आदतें हों। तो कल को आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे कंपनी के। दूसरे बंदे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जॉब चाहते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप ट्रू सेंस में एक अच्छे इंसान हो। तब उसको अपने फादर की बातें याद आई और उनको वैल्यू किया। घर जाके हक किया, बोलता है मैंने ये सोचा था अलग रहूँगा, अभी कभी अलग नहीं होऊंगा आपसे। तो ये संस्कारों की बात है। अगर अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें होंगी तो जॉब में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, लाइफ में बल्कि तकलीफ आएगी तो भी चली जाएगी, आपको उसको हैंडल करने आएगा। राइट।
एक्चुअली यही शायद एक चीज़ है जो सबको समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। इसमें नीता जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि टैरो रीडिंग को हम कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वो एनर्जीज़ का पूरा मीडियम है, एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है, इंट्यूशन है। और एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड है या एक विधा है जिसको प्रश्न कुंडली कहा जाता है, जिसमें भी काफ़ी हद तक ये बोला जाता है कि टैरो रीडिंग इज जस्ट लाइक प्रश्न कुंडली। जी, तो मैं आपसे एक्चुअली यही पूछना चाहती थी कि टैरो रीडिंग और प्रश्न कुंडली आर दे सेम, और उससे जो प्रेडिक्शंस निकलती हैं वो प्रेडिक्शंस उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होती हैं, या उसे मतलब वो लॉन्गर रन तक आपके लिए आप पूछना चाहती हैं? आपकी बात सही है। टैरो रीडिंग इज जस्ट लाइक प्रश्न कुंडली जी, लेकिन प्रश्न कुंडली आप सिर्फ 12 खाने बनाते हैं, 12 चीजें बता सकती हैं जी। टैरो में मैं आपको 12,000 चीजें बता सकती हूँ। अच्छा। और जरूरत नहीं है कि उसी समय की बताऊंगी, अब जिस दिन का, जिस साल का, जिस समय का पूछेंगे मैं बता सकती हूँ। अच्छा। इसमें इंटरप्रिटेशन आप सीख सकते हैं टैरो में, डिफरेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टूल्स, लेकिन इंट्यूशन के बिना आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही कार्ड का 10 मीनिंग मैं निकाल सकती हूँ। अच्छा। रिलेटेड टू दैट पर्सन, उसकी एनर्जी और उसके क्वेश्चंस, वो तो क्या प्रश्न करते हैं, अपनी एनर्जीज भी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे कार्ड्स किसको टच करने नहीं देती हूँ। तो नीता जी इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे सपोज कीजिए आप किसी की टैरो रीडिंग कर रही हैं, एंड बिकॉज एनर्जी कोलाइड हो रही है या एनर्जी मिक्स हो रही है, आपकी एनर्जीज भी ऑब्वियसली किसी को हील कर रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, तो उसके बारे में एनर्जीज तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही रही हैं। बिल्कुल। तो जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं और किसी की एनर्जीज अगर अच्छी नहीं है, बुरी एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कोई बहुत लो फील कर रहा है, तो क्या वो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। पहले मैं बहुत रीडिंग्स करती थी, एक ज़माना था तब दिन में मैं 20-20 रीडिंग भी की हैं कभी कभी मैंने। अच्छा। और मैं घर आके बीमार होती थी, 2 दिन बहुत बीमार रहती थी। अभी ज़माना बदल गया है, वर्चुअल रीडिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन हाँ, होता है ये भी होता है, और कई लोग फिर टेस्ट करने भी आते हैं हमारे साथ। एक बंदी थी, मैं बहुत साल पहले की बात, जैसे मैंने 21-22 साल पहले ये शुरू किया था एज अ हॉबी। 2 साल तो जस्ट बच्चों के लिए मैंने किया है, तब मेरा बेटा कॉलेज में था। उसकी फ्रेंड्स आती थी और साथ में प्रोजेक्ट बनाते थे, करते थे, खाते थे, तो लोग पूछ लेते थे और मैं बता देती थी। तो वैसे कर करके समझो 20 साल से मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ अभी। एक एग्जीबिशन में मैंने पार्ट लिया था बॉम्बे में। एक लेडी आके कुछ रख के गई मेरे टेबल पे, आई डोंट नो व्हाट शी डिड, और वो चली गई 1 सेकेंड में, और मुझे जो उल्टियाँ हुई हैं तो बिलीव नहीं करोगी, वहीं पे उल्टियाँ होने लग गई थी मुझे इंस्टेंटली। फिर लोगों ने मुझे बताया वो कुछ वूडू करके चली गई वहाँ पे, शायद किसी ने भेजा होगा उसको, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सब हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ हो चुका है, और घर से ही शुरू हुआ था। जेलस लोग होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, और जैसे जैसे आपको वो लोग कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ़ दे आर जेलस ऑफ यू, कंट्रोल जिसके पास होता है वो आपको कॉर्नर करता है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हो और भगवान आपकी रक्षा कर रहे होंगे तो कुछ नहीं होता है। थोड़ी तकलीफ़ें होती हैं, आप निकल आते हो उसमें से, बाहर निकल जाते हो फाउंटेन की तरफ, और आप आगे बढ़ने लगते हो। जी, तो ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करना या थोड़ा मुश्किल है। को प्रोटेक्ट करना कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? आप एक सिस्टम बना लो अपने लिए, जो मैं बोलती हूँ सबको, ये सिस्टम सबके लिए बोलती हूँ मैं, कि प्रार्थना, जैसे मैंने पहले ही ये बात बोली है कि बच्चा जैसे ही जन्म ले उसको प्रार्थना वो तब आएगा अगर माँ करेगी। फादर तो थोड़े ही संस्कार दे पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा तो माँ के पास ज़्यादा, उसकी बाहों में ज़्यादा रहता है 1 साल तक, और 0 to 8 ईयर्स में उसका टोटल ब्रेन डेवलप हो जाता है, और 0 to 4-5 ईयर्स में तो 80% डेवलप हो जाता है, और तब तक वो माँ के साथ ही ज़्यादा रहता है। और अभी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अच्छा है बच्चों के लिए, पेरेंट्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बिल्कुल। और तब वो 4 से 6 लैंग्वेजेस सीख सकता है, सारे संस्कार आ जाएंगे उसको। घर में आप क्या करेंगे ना, वो डुप्लीकेट करेगा। आप क्या सिखाएंगे या स्कूल क्या सिखाएगी, वो नहीं करने वाला है आफ्टर 25 ईयर्स। जो देखेगा वो करने वाला है वो। ये बात अगर पेरेंट्स समझ लें तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी पहले ही। फिर आप पहले से उसको ये संस्कारों में डालो, स्पिरिचुअल संस्कारों में, कि थोड़ा योगा, प्राणायाम, चैंटिंग। अगर मंदिर जाएगा तो अपने आप चैंटिंग सीख लेगा, या प्रेयर्स घर में मंदिर होगा तो चैंटिंग आप उसको सिखाओ, गायत्री मंत्र सिखाओ, ओम नमः शिवाय सिखाओ, जिस भगवान में आप मानते हो, नो मैटर
कौन से आप भगवान या देवी को, इष्ट देवी को मानते हैं, लेकिन उनको ये सिखाओ चांट थोड़े थोड़े मंत्रस करना, तो वो एक जगह पे बैठना सीखेगा, तब उसका मन शांत होगा। तो ये एक हीलर है, चैंटिंग करना एक हीलिंग प्रोसेस है। तो आपका प्राणायाम भी हो जाएगा, एक जगह पे भी बैठेंगे, प्रेयर भी हो जाएगा। फिर आप मेडिटेशन सिखाओ 5 मिनट रोज कि शांत रहो, कुछ मत करो, आप सिर्फ बैठो एक जगह पे, सूर्य को देखो या जस्ट फील द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। सुनो, सिर्फ बीच पे जाके बिठाओ उसको, बीच की एनर्जी सुनो, आप पानी को सुनो, सिर्फ पानी की गतिविधियां देखो, वेव्स को सुनो, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये मेडिटेशन हो गया। एक अलग मेडिटेशन के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप बैठ के ही अनुलोम विलोम करो या कपालभाति करो या सुदर्शन क्रिया करो, या लेकिन आप सिर्फ अपनी बॉडी को फील करो, उसके सेल्स को फील करो, आप चक्रों को फील करो, ये भी एक मेडिटेशन है, हीलिंग है। और सूर्य की एनर्जी दो उस बॉडी में, सेल्स को या चक्रस को, चक्र मेडिटेशन सीखो। तो नीता जी, क्योंकि हम अपने मेडिटेशन और फैमिली की हम बात कर रहे हैं, हम अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है रिलेशनशिप, जो आज की डेट में मोस्टली लोग जिसमें चैलेंजेस फील कर रहे हैं। पार्टनर्स साथ रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, कई बार सही पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं। सो इन अ वे ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए पार्टनर्स ढूंढना या उन पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाना। और कोविड के बाद शायद हम ये केसेस ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग जितना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतने ही झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे केसेस में आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करती हैं, क्या उनको चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें? देखो, टॉलरेंस ज़ीरो हो गया है लोगों का, ईगो बढ़ गए हैं, क्योंकि हर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो समझते हैं, और पढ़े लिखे हैं, हर एक समझता है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, और गुस्सा सब लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक तो एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है इस दौर में, राइट, रिलेशनशिप में। और जैसे मनी इज़ पावर, तो वो लोग समझते हैं कि आई एम राइट, तो ऐसा नहीं होता है। हम्बल रहना चाहिए लोगों को सबसे पहले तो, और फिर ये समझना चाहिए कि हमको ओल्ड एज में कंपेनियनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एज में तो हम लोग रह लेंगे अकेले। सेकंड बात, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो अगर आप फाइट कर रहे हो तो। थर्ड बात, फाइट की टॉपिक क्या है, इज इट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप अलग हो जाओ। हम तो मेंड करने की बोलते हैं हर एक फैमिली को, या जो भी डिवोर्स केसेस हमारे पास आते हैं, मेरे पास बहुत सारे हस्बैंड भी आते हैं, वाइफ भी आती है, वो बोलती है उनको मत बताओ, हस्बैंड बोलेगा उनको मत बताओ। कभी कभी दुख होता है, लेकिन मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि साथ में रहो। ये चैलेंज बहुत बड़ी है आज के दौर में, किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन अगर थोड़ा ये लोग समय पास, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, और समझदारी से काम ले तो हील हो सकता है ये प्रॉब्लम। कोई भी इस दुनिया का सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम नहीं है जो सोल्यूशन नहीं लाता है या दे सकते हैं हम लोग, सोल्यूशन हो सकता है। तो उनको सबसे पहले तो काउंसलिंग करवानी है उनको, कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आती है, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट वर्थ इट। कपल काउंसलिंग या अकेले जाओ, पहले तो अपने आप को समझो कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर एंगर इज द मैटर या मनी इज द मैटर, कई लोगों की जॉब चली गई है अभी फॉर एग्जाम्पल, तो छोड़ के चले जाते हैं लोग उनको। तो क्या आपका पैसे के साथ रिलेशन, मतलब तो यही हुआ कि आदमी के साथ नहीं था या वाइफ के साथ नहीं था, पैसे के साथ रिलेशन था आपका। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ गए हैं अभी बहुत सारे, तो ये भी गलत बात है कि क्यों ग्राउंडिंग नहीं है आप में इतनी। मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मैरिटल अफेयर्स की बात करी, कई बार लोग ये कहते हैं कि मे बी शादी कर ली लेकिन उस पार्टनर के साथ आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा, या किसी और के साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन फील होता है और आपको लगता है कि मे बी दैट पर्सन इज़ राइट जो अब आपको मिला है। इस तरह के केसेस को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हो सकता है वो आपके पिछले कर्मा से आपके साथ जुड़ा है, जो भी पर्सन अब आपके पास है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके साथ, लाइक जॉब कलीग है फॉर एग्जाम्पल। अब घर में सुबह शाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे ही रहते हो, बाद में सो जाते हो, लेकिन उसके साथ अगर आप 8 से 10 घंटे स्पेंड कर रहे हो, बातें ज़्यादा करें, कम्युनिकेशन, तो कनेक्शन हो जाती है। और घर में कम्युनिकेशन कम है तो वो, और कई लोगों की कार्मिक लाइफ भी होती है, जैसे कोई रूल्ड होते हैं मर्क्यूरी से, तो वो ज़्यादा बातें करता है। घर में आपका बंदा रूल्ड है सैटर्न या सूर्य से, तो वो ज़्यादा सोचेगा लेकिन बात कम करेगा।
वो बड़ा सोचेगा फ्यूचर के बारे में, तो वो अभी ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव कम है, तो इसको लगेगा वो तो बात नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ ज़्यादा बात करते, आई एम मोर फ्रेंडली टू हिम, और इसकी वाइब्स अच्छी हैं, इधर वाइब्स अच्छी नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में उसको पता नहीं है, ये केयरलेस भी हो सकते हैं, ये आगे मूव ऑन हो जाएंगे अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का काम आ सकती है एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी तरह से, कि आप पहले समझो अपने आप के, आपके ग्रह को समझो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉटम ऑफ द लाइन इज कि आपकी कर्म ही आपको ये काम करवा रहे हैं, कर्म का रिफ्लेक्शन ग्रह है, ग्रह का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ की फेजेस, आपकी लाइफ में जो जो फेजेस हैं वो कार्मिक रिफ्लेक्शन है, उसको समझो आप, और उसको समझ के अगर आप चलोगे, दिस वॉज द रीज़न हमारे फैमिलीज़ में, कल्चर में, देश में कुंडली मिलाई जाती थी। अगर कुंडली मिली होती है तो उसके गुण यही बताते हैं कि ये ग्रह इनके सारे मैच हो रहे हैं। जब कुंडली नहीं मिलाते तो ये आप जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम 100% हो सकता है जी। लेकिन बहुत जगहों पे हम ये सुन रहे हैं, या इवन सोशल मीडियाज़ पे या इस तरह की चीज़ें जो चलती हैं, बहुत बार लोग ये बोलते हैं, या कई जगहों पे इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं कि हो सकता है कि वो आपका कार्मिक रिलेशन रहा हो। तो क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ, कार्मिक रिलेशन हो सकता है और वो इंसान आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मिला हो, नॉट एग्जैक्टली कि जब आप शादी कर सकें या रिलेशनशिप में जा सकें, लेकिन वो आपको बाद में मिला हो, या क्या ये पॉसिबिलिटी? बिल्कुल पॉसिबल है। कार्मिकली होता है कि आपकी एक शादी नहीं 2 शादियां लिखी हैं इस जन्म में। अच्छा, होता है, कुंडली में भी दिखता है, आपके पाम में भी दिख जाएगा। अच्छा, हाँ, और टैरो में भी मुझे दिख जाएगा कि ये टूटने वाली है रिलेशन और ये शुरू होने वाली है। तो अगर टॉक्सिक रिलेशन है तो हम लोग भी ये सजेस्ट करते हैं बंद करो इसको, क्योंकि उसकी बैड इफेक्ट होती है आपकी हेल्थ पे, बाकी की फैमिली मेंबर्स पे। एक मिस्टेक हो गई तो उसको क्लोज कर दो, कैरी फॉरवर्ड मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है डेफिनेटली कार्मिक लाइफ पे। हाँ, ओके। सो कार्मिक रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, कार्मिक नंबर्स की हम बात कर सकते हैं कि कार्मिक नंबर्स को लेकर भी बहुत बार लोग कहते हैं कि कुछ नंबर्स को ये माना जाता है कि ये पिछले बर्डन्स लेके आए हैं अपने साथ, जिसमें शायद 13 नंबर को ये बोला जाता है, 14 को बोला जाता है, बिल्कुल राहु और शनि के नंबर्स को बोलेंगे, सब बोला जाता है। राहु, तो ये केतु और शनि के नंबर्स को बोलेंगे। ओके, तो ये किस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? 31 है या 13 है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो ऐसे नंबर्स हैं, 7 है, 16 है, तो पुराने बर्डन्स लेके आए होते हैं अपने 17 है। हाँ, ओके। तो इस तरह के केसेस में जो लोग, ज्यादातर सभी लोग हम लोग बर्डन्स लेके ही आते हैं, उनके सरफेस हो जाते हैं जल्दी से। ओके। तो इस केस में जैसे जो लोग भी राहु से रूल हैं, जैसे आपने बोला केतु से है, या 8 नंबर शनि का नंबर आ रहा है, इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ के रूटीन में क्या एक चीज़ करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो बर्डन है उसकी मार थोड़ी कम पड़े? इसके लिए क्या करना पड़े? प्रेयर्स, प्राणायाम, चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन, डोनेशन, ये 6 स्टेप्स हैं जो आपकी लाइफ को बैलेंस रखेंगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो सबसे पहले अगेन बैक टू स्क्वायर वन के संस्कार, प्रेयर्स के, मंदिर जाना या घर पे मंदिर में दर्शन करना या चैंटिंग करना, एक माला करना, भले ओम नमः शिवाय की करो या गायत्री मंत्र करो या महामृत्युंजय करो। इनको महामृत्युंजय बहुत फलता है, क्योंकि महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है, जब रचा गया था शिव जी को खुद को बहुत प्रॉब्लम थे, तो इसीलिए ये मंत्र आया, और जो जो बोलते हैं ये महामृत्युंजय, उनके डिस्कनेक्ट होते जाते हैं पास्ट लाइफ कर्मा। इसमें नीता जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, कोई भी जो एक अभी इस तरह के रूटीन में हो गया है कि आपको जॉब भी करनी है और आपको फिर घर जाना है, टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, इस तरह के लोग अगर एक प्रॉपर टाइम देके मंत्र चैंटिंग नहीं कर पाते, सपोज़ कि जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो प्रॉपर मेडिटेशन फॉर्म में बैठ के मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि मंत्र चैंटिंग आप कहीं भी बैठे हैं वहाँ पे आप याद कर सकते हैं? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? नहीं, उसको काम नहीं आएगा वो। ओके। बिकॉज देखो, आप एक एनर्जी को इन्वाइट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग हवन करते हैं तो संकल्प लेके करते हैं जी, एक संकल्प लेते हैं किस वजह के लिए हवन कर रहे हैं, जी जी, तभी वो काम आएगा। आप जब तक अपना कंप्यूटर डेस्क पे नहीं जाओगी और कंप्यूटर को ऑन नहीं करोगी, वो आपको डेटा देगा, आप उस पर सेंड कर सकती हैं कुछ भी। सेम वे आप एक एनर्जी को बुलाना चाहती हैं जो आपको मदद करने वाला है, भले उसको भगवान को बोलो या यूनिवर्सल एनर्जी बोलो या जिस भी चीज़ को। जैसे हनुमान जी हैं, आपको हनुमान चालीसा करना है, तो आप शाम के टाइम पे अगर करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, दिन में करने से ज़्यादा संध्या के टाइम में 7 o'clock के आसपास
सेम आपके इष्ट देवी हैं तो शाम के टाइम पे करो। लेकिन एक चीज़ वो लोग हर आदमी कर सकता है, सोने से पहले हर प्रेयर काम आती है। लाइक महामृत्युंजय ही कर लिया एक माला, या हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया, लेकिन एक तेल का दिया जलाओ फ्रेम पे हनुमान की और फिर करो। फिर आपको 21 दिन में फ़ायदा नहीं दिखे तो आप बोलना मेरे को। मतलब ये है कि अगर आपको 100% ब्लेसिंग्स भी चाहिए तो हाँ, थोड़ा सा आप तो थोड़े तपस्या रीति करनी रिवाज, पड़ेगी, थोड़ी सी रीति रिवाज फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो एनर्जी चाहिए इसीलिए। नहीं तो फिर आप जैसे पानी में पत्थर डाला वैसे ही हो गया। तो नीता जी, अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बिकॉज आप इसको इतने टाइम से कर रही हैं, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो जो भी नए लोग जो टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको आप एक क्या टिप देंगी कि उनको क्या एक चीज़ है जो इसके बिना तो टैरो रीडिंग हो ही नहीं सकती है? देखो, जो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी इस टूल्स के जी एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं या करना चाहते हैं भी आगे जाके, एक चीज़ उनको बहुत मन में होनी चाहिए कि वी आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। ओके, हम लोग उसकी दी हुई शिक्षा है, उसकी दी हुई मैसेजेस हैं जो अब तक लाते हैं, तो उसका प्योर सोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे झूठ बोलना है, जेलसी है, हेट्रेड है किसी की तरफ, या मैनिपुलेटिव एटीट्यूड है, वो नहीं बन सकते अच्छे टैरो रीडर। देखो, टैरो रीडिंग में क्या है, इंटरप्रिटेशन आप सीख सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ मीनिंग, वो इंटरप्रिटेशन है। आप कोई भी सीख सकता है, वो बाय हार्ट कर लो या याद रह जाएगा प्रैक्टिस करने से। लेकिन आप सही मैसेज जब तक नहीं दोगे बंदे को, सही प्रेडिक्शन, और वो फलेगा नहीं उसको, या उसको रियलाइज़ नहीं होगा, या एक्सपीरियंस नहीं होगा जो मैंने बोला था 1 महीना पहले वैसे ही हुआ, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। तो उसके लिए उनको बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हो जाओ, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड फर्स्ट। वो आने वाला होगा तब आएगा। इट्स अ बाई प्रोडक्ट हमारी फील्ड का। हमारी फील्ड में हम लोग पहले पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, पहले आप काम करो फिर पैसा आएगा। पहले स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इन्वेस्ट करो अच्छे अच्छे गुरुओं को। लाइक मैं बहुत लोगों के पास, बहुत सारे DNA साइंटिस्ट जो डॉक्टर ए चंद्रन, जापानीज़ ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के, जापान में हैं, वो जब आए थे तो मैंने उनका प्रोग्राम सीखा, DNA एक्टिवेशन, उनके मेडिटेशन। इसीलिए मुझे पता है कि इतने सारे सोल्स का हमारे पास एनर्जी होती है, DNA में आती है। फिर अलग अलग गुरुओं से मैंने सीखा है। कोई IITian है, वो शिवा भक्त थे बॉम्बे के, अभी वो स्विट्ज़रलैंड में है। बहुत सारे गुरुओं के पास मैंने ज्ञान लिया है। तो इनको पहले सीखना है, बहुत सारा सीखना है, और फिर मेडिटेशन करने के बाद एक्टिवेट करना है, इंट्यूशन एक्टिवेट करना है। नीता जी, इसमें मैं एक चीज़ और पूछूंगी, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि टैरो रीडर जो भी बनना चाहता है भावी भविष्य के लिए, जो भी भावी पीढ़ी जो इसमें आगे आना चाहती है, एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाहूँगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो कभी भी आ सकती है ना, नेगेटिव थॉट तो आपका कभी भी डेवलप हो सकता है। क्या उस टाइम पे किसी और के लिए टैरो रीडिंग करना सही रहता है? आप नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं सकते हो। मैं ट्रांस में चले जाती हूँ जब मैं टैरो रीडिंग किसी और के लिए करती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि रिकॉर्ड कर लो आप, क्योंकि कल मुझे पूछेंगे तो शायद मुझे याद नहीं रहेगा। अच्छा, ओके। और मैंने आज नहीं, कभी भी, टैरो रीडर हूँ इसलिए नहीं, मैंने कभी भी किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश नहीं रखी है, चाहे कितना भी बुरा किसी ने मेरे साथ किया हो। ये आपके आत्मा के गुण होते हैं, जो बहुत सालों की तपस्याएं होती है, बहुत जन्मों की तपस्या होती है, तो आप निर्दोष जीव हो जाते हैं वैसे, कि किसी का भी आप बुरा नहीं सोच सकते या कर नहीं सकते हो। लाइक चीटी भी नहीं मार सकते हो, ना ही किसी का बुरा सोच सकते हो। जिसने आपका बुरा किया हो उसको भी आप माफ़ करने की ताकत जब रखते हो, तब आप इस फील्ड में, कोई भी एस्ट्रोलॉजर की फील्ड में आप माहिर हो जाओगे। तो नीता जी, आपने जो भी हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप दिया है कि पहले खुद को स्पिरिचुअली जगाना ज़रूरी है, तभी आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। और आज के पूरे पॉडकास्ट में जो आपने हमें छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, और बहुत रेगुलर टिप्स हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या जिसको करने के लिए ये सोचना पड़े कि यार स्पेसिफिकली ये तो बहुत महंगा चीज़ है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा आपने कुछ भी हमें नहीं बताया। एक आखिरी टिप लोगों के लिए जो आप देना चाहें, अपने व्यूअर्स के लिए आप जो देना चाहें। बिल्कुल, छोटी सी चीज़ है, लेकिन अवेयरनेस इतनी काम आती है ये जन्म में कि आप अवेयर रहो कि आपके वजह से किसी को भी कभी तकलीफ ना हो। लाइक अभी मैं बोल रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हवा में, उनको तकलीफ हो रही है शायद मेरी माउथ की गर्मी से, तो वो अगर कोई मर गया तो मेरे को कार्मिक बर्डन है।
हम लोग नहाते समय शावर ऑन कर लेते हैं आजकल। पहले हमारे इंडियन कल्चर में बकेट बात होती थी, तो पानी बाहर से लाना पड़ता था, तो लोगों को उठाने में तकलीफ होती थी, तो कंपलसरी आधी या पौनी बकेट से ही बात करते थे। लेकिन अभी हम लोग शावर के नीचे खड़े रहते हैं 10 मिनट, कितना पानी जा रहा है। साइंस ने सिखाया है पानी में अमीबा है, अमीबा एक एक सेकेंड में कितने मल्टीप्लाई होते हैं, मरते हैं, पानी यूज कर रहे हैं। ये कार्मिक बर्डन है। पशु पक्षियों की हम लोग हत्या कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा कल कि 57,000 टन हैदराबाद से, तेलंगाना से निकला था कंटेनर, 2 कंटेनर्स में JNPT के लिए, और पकड़े गए वो लोग। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत तकलीफ दे लगती हैं कि लोग जब अपने बारे में या स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए हत्याएं करते हैं या जीवों को मारते हैं या कुछ, तो इतना मास कार्मिक बर्डन होता है लोगों के पास, जो जो अटके हुए हैं उनके आसपास भी होता है फिर वो। इसीलिए ये सब हो रही हैं। सुनामीज होती हैं तो क्लस्टर एक उसी जगह पे क्यों जमा होता है? कार्मिक है। अर्थक्वेक है, कुछ लोग मर गए, एक बंदा बच गया 12 तारीख को, 12 जून को। कितने पावरफुल हैं उसके पुण्य। देखो उसने अच्छे काम किए होंगे किसी जन्म में। तो अब इन शॉर्ट हमारे वजह से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भले वो जीव छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक ह्यूमन बीइंग है या कोई पशु है, पक्षी है, कोई भी है। तो पहले उनकी सेवा करो। आप देखो आपकी लाइफ कैसे खिल के उठती है, कैसे अच्छी हो जाती है। रोज थोड़ा पुण्य का काम करो। दान पुण्य मस्ट है। 10% कितने कल्चर्स में, शास्त्रों में लिखा गया है कि आपकी इनकम का 10वां हिस्सा 10% आप दान करो। लेकिन अभी ज़माना बहुत ख़राब है, मैं सबको मना करती हूँ कैश कहीं भी नहीं यूज़ करो। इससे अच्छा है किसी बेगर को बनाना दे दिया करो, रोज़ चने खिला दिया करो किसी भिखारी को, या गाय को खिला दिया करो, गाय भैंसों को खिला दिया करो। पशु के लिए आजकल इतने अच्छे बर्ड फीडर्स मिल रहे हैं अमेज़ॉन पे, आप पेड़ों पे बर्ड फीड करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 9 पीपल के झाड़ अगर आप प्लांट करते हो, आपके पास्ट के हर जन्म के पाप धुल जाएंगे। 9 पीपल ट्रीज, इतना तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत इजी है ये। पीपल ट्री एक ऐसा झाड़ है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। जी। तो ये छोटी छोटी बातें कर लें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। पानी सेव करें। जी। अब ये मैसेज दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने 75th ईयर के इंडिपेंडेंस में कि पानी सेव करो। अपने आप आपके पुण्य हो जाएंगे। कम पानी यूज करोगे, कम अमीबा मरेंगे। मून भी स्ट्रांग हो जाएगा। मून भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। मून जी। पानी को रूल करता है। जी। बिल्कुल जी। तो बस पूरा का पूरा ये जो पॉडकास्ट है, इसमें एक चीज़ जो सबसे खास है वो ये रही है कि ये जो कर्मास है ना, ये सिर्फ इस लाइफ के नहीं है, ये आप पास्ट से भी लेके आए हैं, और आपका एक एक एक्शन आपकी कितनी लाइफ की चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, ये आपको समझना अब बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इस पूरे पॉडकास्ट के लिए नीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट लाइन, जी। कर्मा विल फाइंड यू एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स। जी। भले आप काम पे हो, घर पे सो रहे हो, गिर जाओगे, या कोल प्ले की उस पे रहेंगे, इवेंट पे रहेंगे, यस, किसी क्रूज पे गए हो, कहीं पे भी होंगे आप, कर्मा विल फाइंड यू। तो बुरा मत सोचें, बुरा मत करें और मत सुने। जो बुरे एसोसिएशंस हैं उससे हमारे लाइफ की पूरी डेस्टिनी बन जाती है। जी। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा बोलते हो, वैसे इमोशंस डेवलप करते हो सालों में, और वैसे एक्शन बन जाते हैं आपके। जी। ये 4 खंभों पे आपकी पूरी जिंदगी है। जी। तो कर्मास पे ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, यही इस पूरे पॉडकास्ट का मेन मोटिव रहा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।